हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये तीसरी वीडियो है खलजी डायनेस्टी के रिलेटेड, जिसमें हम टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खलजी की। इस वीडियो के साथ खलजी डायनेस्टी हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एन्जॉय द वीडियो, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जो मिलिट्री कैंपेन्स मंगोल इन्वेजन्स हुई थी उनके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से पहले भी बहुत सारी मंगोल इन्वेजन्स हुई थी और दिल्ली सल्तनत को काफ़ी परेशानी हुई थी इन मंगोल इन्वेजन्स के रिलेटेड। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी इन्वेजन्स हुई। 6 टाइम्स इन्वेड किया था मंगोल्स ने, और 6 टाइम्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आर्मी का भेजा था इनसे लड़ने के लिए। पहली 2 बार जो लड़ाई हुई थी उसमें तो इसको सक्सेस मिल गई थी। तीसरी बार जो थर्ड लड़ाई हुई थी उसमें मंगोल इन्वेडर्स, जिसका नाम था ख्वाजा, वो दिल्ली तक आ गया था, लेकिन उसको फिर भी प्रिवेंट कर लिया कि वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर पाया और प्लंडर नहीं मचा पाया सिटी में। अगली 3 बार जो इन्वेशंस की मंगोल ने, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया गया और उनको सप्रेस किया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, फ्रंटियर जो था, वहाँ पर गजी मलिक को पहरेदार बना दिया गया और फोर्टिफाई किया गया उसको अच्छी तरह से, ताकि मंगोल इन्वेजन को अच्छी तरह से कंटेन किया जा सके। इस गजी मलिक को वार्डन ऑफ मार्चिस अपॉइंट किया गया था फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में। अब बात करते हैं, जब मंगोल इन्वेजन से वो सेटिस्फाई हो गया अलाउद्दीन खिलजी, उसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात को करने का सोचा ताकि गुजरात को कॉन्क्वेस्ट किया जा सके। उसने क्या किया, उसके 2 कमांडर्स थे, नुसरत खान और उलुग खान। उसने उनको भेजा गुजरात को कैप्चर करने के लिए 1299 में। उसे पता था कि गुजरात की जो इकोनॉमिक पोजीशन है इस टाइम पे काफ़ी वीक हो चुकी है, और ये बात उसको थ्रोन पे आने से पहले से पता था। तो इसने सोचा कि हाँ, ये टाइम हो सकता है कि हम गुजरात पे चढ़ाई कर दें और इसको कॉन्क्वेस्ट कर लें, और जीत भी सकते थे, क्योंकि गुजरात की पोजीशन काफ़ी वीक थी इस टाइम पे। गुजरात का जो किंग था उसका नाम था करना। इसने अटैक किया। अटैक करने से पहले ही जो गुजरात का किंग था करना, वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल गया देवगिरी के लिए, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अलाउद्दीन अटैक करने वाला है। और उसके निकलने के बाद अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया और कैप्चर कर लिया गुजरात को। हाउएवर, जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसकी जो बेटी थी देवल देवी, उसको पकड़ लिया, और अलाउद्दीन ने उसकी शादी अपने बेटे खिजर खान से कर दी। यहाँ से गुजरात की कॉन्क्वेस्ट से अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर भी मिला। मलिक कफूर एक स्लेव था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कमांडर तक बना दिया। मलिक कफूर का जो बेसिकली टाइटल इसको दिया जाता है हिस्ट्री में, वो था हजार दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन के द्वारा, इसके लिए इसका नाम ये पड़ गया 1000 दिनारी। क्वीन को भी कैप्चर कर लिया और उसको दिल्ली भेज दिया। कफूर को यहाँ से एक्वायर कर लिया और इसे भी दिल्ली भेज दिया, और बाद में उसको अलाउद्दीन ने अपना मलिक नायब बना दिया, यानी कि मिलिट्री कमांडर बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो अंपायर है, किस तरह से उसने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू की थी और कहाँ तक कॉन्क्वेस्ट करता करता पहुँच गया था। यहाँ देखिए आप, दिल्ली, यहाँ से कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करता है और यहाँ पर आके पूरा एरिया देवगिरी तक ऑक्यूपाई करके यहाँ तक आ जाता है। एज फार एज रामेश्वरम तक ये कॉन्क्वेस्ट कर लेता है। आमिर खुसराओ की एक बुक है खजाइन उल फतूह, उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन का जो कमांडर था मलिक कफूर, वो कॉन्क्वेस्ट करता करता यहाँ रामेश्वरम तक पहुँच गया था और उसने रामेश्वरम तक कॉन्क्वेस्ट कर लिया था साउदर्न इंडिया को। तो एज ए होल आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन का एरिया कहाँ तक, जोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक फैली हुई थी। यहाँ से लेकर पूरा इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा ऑक्यूपाई कर लिया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उसने अपनी अटेंशन की राजस्थान की तरफ। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभोर के खिलाफ मार्च किया, और वहाँ का रूलर था हमीर देवा। हमीर देवा के साथ क्या चक्कर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, हमीर देवा ने एक मंगोल नॉबल को शरण दी थी, और जब अलाउद्दीन ने कहा कि मुझे इसे वापस कर, तो रणथंभोर का जो राजा हमीर देवा था उसने वापस नहीं किया, और इस वजह से अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया रणथंभोर के ऊपर। रणथंभोर में बेसिकली चौहाना डायनेस्टी रूल करती थी। 3 महीने तक सीज चला रणथंभोर का, उसके बाद रणथंभोर गिर गया और हार गया। अब जब ये सब हुआ तो राजपूत वुमेन्स जो वहाँ पे थी उन्होंने जौहर कमिट किया। जौहर बेसिकली एक कस्टम है, हिंदू कस्टम, जिसमें जो लेडीज़ होती थी, फीमेल्स होती थी, वो अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लेती, मतलब कि अपने आप को आग में जला लेती थी, ताकि वो जो इन्वेडर्स हैं
उनके हाथ ना आ सके, उनकी मोलेस्टेशन ना हो सके, उन्हें स्लेव्स ना बनाया जा सके, इसलिए वो अपनी जौहर परफॉर्म कर लेती थी। अब रणथंभौर तो गिर गया, तो रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अटेंशन जो थी वो चित्तौड़ की तरफ की। चित्तौड़ एक पावरफुल स्टेट थी राजस्थान की। अब चित्तौड़ पर अटैक करने के अलाउद्दीन के दो रीजंस थे, और वो रीजंस क्या थे? पहला रीज़न तो ये था कि वो रानी पद्मिनी या पद्मावती भी बोला जाता है इनको, इनसे शादी करना चाहता था। ऐसा बोला जाता कि पद्मावती रानी जो थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। और दूसरी वजह इसकी ये थी कि जो राजा रतन सिंह थे, जो चित्तौड़ के राजा थे, उन्होंने अलाउद्दीन की आर्मी को गुजरात से अपने एरिया से गुजरात कॉन्क्वेस्ट को जाने के लिए इजाज़त नहीं दी, मतलब कि अपने एरिया से पास नहीं होने दिया अलाउद्दीन की आर्मी को। अब चित्तौड़ की जो सीज थी वो भी काफ़ी महीनों तक चली। 1303 में अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ का फोर्ट था उसको स्टॉर्म किया और उस पर कब्जा कर लिया। राजा रतन सिंह के जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन अंत में उन्होंने सबमिट कर दिया अलाउद्दीन के आगे। अब इस जीत के बाद जो चित्तौड़ फोर्ट था उसका नाम बदल के अलाउद्दीन ने खिजराबाद रख दिया। ये नाम इसने अपने बेटे के ऊपर रखा था क्योंकि इसके बेटे का नाम था खिजर खान, तो उसके नाम पे इस फोर्ट का नाम खिजराबाद रख दिया। यहाँ पर भी राजपूत वमन जो थी इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी, उन्होंने जौहर परफॉर्म किया। जौहर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक हिंदू कस्टम होता है सेल्फ इमोलेशन का, ठीक है, जिसमें मास नंबर्स में वमन सेल्फ इमोलेशन करती है ताकि उनको एनस्लेवमेंट ना किया जा सके, उनका कैप्चर ना हो, रेप्स वगैरह ना हो जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, ठीक है। ये जो पद्मिनी एपिसोड था इसको ग्राफिकली एक बुक में बताया गया है जिसका नाम है पद्मावत, और ये बुक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ठीक है। आपने वो मूवी भी देखी होगी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन का किरदार निभाया है। उसमें लास्ट में आपने देखा होगा किस तरह से जो रानी पद्मिनी यानी कि दीपिका पादुकोण, वो किस तरह से बाकी लेडीज़ के साथ जौहर परफॉर्म करती हैं जब अलाउद्दीन खिलजी उनके फोर्ट के अंदर एंटर करता है। तो दिस वॉज ए कस्टम विच वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। अब रणथंभौर और चित्तौड़ की कॉन्क्वेस्ट के बाद अलाउद्दीन ने अपनी जो अटेंशंस थी वो डेक्कन की तरफ मूव की। जिस तरह से आपने पहले वीडियो में देखा था कि उसने टाइटल लिया था सिकंदर सनी, द सेकंड अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर का सपना था पूरी दुनिया पे राज करना, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी का सपना था पूरे भारतवर्ष पर राज करना। इसलिए उसने कहा कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डेक्कन को उसने कॉन्क्वेस्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और अपने मिलिट्री कमांडर मलिक कफूर को भेजा। अब जो डेक्कन था वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल किया करती थी, देवगिरी, वारंगल, दवार समुद्रा और मदुरई। देवगिरी को यादवाज रूल करते थे, रूलर था रामचंद्र देवा। वारंगल को ककटियाज रूल करते थे, रूलर था प्रताप रुद्र देवा। और दवार समुद्रा को होयसालाज रूल करते थे, रूलर था वीर भलाला III। मदुरई को रूल करते थे पंड्यास, रूलर था वीर पंड्या। मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन का कमांडर, उसने चारों रीजन्स को सबड्यू किया और वहाँ से जो लूट माल की उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बूटी बरामद की वो दिल्ली लेकर चले गए। इनका बेसिकली यही होता था, ये डायरेक्ट रूल नहीं करते थे उन एरियाज़ को, जिन एरियाज़ को कॉन्क्वेस्ट करते थे उनके ऊपर रूल नहीं करते थे। इनका मेन मकसद होता था कि इकोनॉमिक प्लंडर किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका पैसा सोना सब कुछ निकाला जा सके ताकि उसको वापस लेकर दिल्ली जाया जा सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देवगिरी में 1306 में इन्होंने अटैक किया। यादवा डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे, वहाँ पे रामदेव किंग था, और जो रामदेव था किंग, ये ईयरली टैक्स प्रोवाइड देता था अलाउद्दीन को, पे करता था, लेकिन इस साल इसने पे करने से मना कर दिया, तो ये कारण बन गया देवगिरी पे अटैक करने का, ठीक है। रामदेव को दिल्ली लाया गया, यहाँ पे उसने जाके सरेंडर कर दिया। उसके बाद वारंगल की बारी आती है 1308 में। ककटिया डायनेस्टी रूल करती है वहाँ पे, रूलर होता है वहाँ का प्रताप रुद्र देव। बहुत ही रिच किंगडम होता है ये, इसलिए अलाउद्दीन इस पर अटैक करता है ताकि इसके रिचनेस को प्लंडर किया जा सके। हार जाता है वारंगल भी और अलाउद्दीन के रूल को एक्सेप्ट कर लेता है और द फेमस कोहिनूर डायमंड वो गिफ्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर को, जो उसको जो उसको अलाउद्दीन को जाके दिल्ली में वो प्रेजेंट करता है। आगे फिर दवार समुद्रा की बारी आती है 1310 में। ये एक ये एरिया जोग्राफिकली लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है, कर्नाटका स्टेट में ये स्थित है। उस टाइम पे इसको रूल किया जाता था होयसाला डायनेस्टी के द्वारा, भलाला III के अंडर। इन्हें भी हरा देता है अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर।
फिर मदुरा की बारी आती 1311 में, ये पंड्या डायनेस्टी के अंडर होता है, वीर और सुंदर पंड्या। अब वीर और सुंदर पंड्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो सुंदर पंड्या होता है वो मदद मांगता है अलाउद्दीन से, और अलाउद्दीन और सुंदर पांड्या दोनों मिलके वीर पंड्या को डिफीट कर देते हैं, और सुंदर पांड्या इन टर्न राजा बन जाता है और अलाउद्दीन के रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब डायनेस्टी का एंड होने को आया है, ठीक है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जैसे मुबारक शाह, नसूरुद्दीन खुसराव शाह, काफ़ी वीक सक्सेसर्स होते हैं, प्लेजर लविंग होते हैं, शराब पी के पड़े रहना, यही सब काम था इनका। तो ये अंपायर को इंटैक्ट नहीं रख पाए और इन्वेडर्स ने इन्वेड कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 में, राइट। उसके बाद 1320 में ये पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद गवर्नर जो होता है पंजाब का, जिसका नाम होता है गजी मलिक। याद कीजिए, गजी मलिक को वार्डन ऑफ मार्चेस अपॉइंट किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन यही गवर्नर ऑफ पंजाब जो गजी मलिक जिसका नाम होता है, ये ग्रुप ऑफ नॉवल्स को इकट्ठा करता है और दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है और थ्रोन को कैप्चर कर लेता है, और दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाता है एज अ टाइटल गियासुद्दीन तुगलक, और तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत करता है। उसके बाद आगे रूलर्स आते हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम देवगिरी टू दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एंड आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा इस वीडियो को। अगर कोई डाउट्स है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तुगलक डायनेस्टी डिस्कस करेंगे उसमें हम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।